राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान पर संसद में लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा घमासान। राहुल की माफी पर अड़ा सत्ता पक्ष, कांग्रेस का साफ इनकार। विपक्ष ने किया हिंडनबर्ग मुद्दे पर हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों की ओर से सदन में तख्तियां लाए जाने पर अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। लोकसभा में हंगामे के बीच पेश हुआ अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023। सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड गठित करने और इसके परिचालन को प्रभावी बनाना है विधेयक का मकसद। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली राहत। 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। बिहार विधानसभा में हंगामा। लड्डू बांट रहे आरजेडी नेताओं की बीजेपी विधायकों से हुई भिड़ंत। अमृतसर में शुरू हुई G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर हो रहा है मंथन। प्रतिनिधियों के बीच शोध में सहयोग पर बनी सहमति। अमृतसर में Y20 की भी बैठक। गुवाहाटी में साई-20 की बैठक का हुआ समापन। लाहौर में भारी हिंसा के बाद कोर्ट के दखल पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौरी राहत। अदालत ने पुलिसिया कार्रवाई पर लगाई रोक। गुरुवार सुबह 10 बजे होगी फिर सुनवाई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। भारत की मेजबानी में दिल्ली में हुई महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत। 74 देश की 350 से ज्यादा मुक्केबाज ले रही हैं हिस्सा। भारत की 12 भारतीय मुक्केबाज स्पर्धा में शामिल। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग और विपक्ष के कई मुद्दों पर हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि शोर शराबे के बावजूद लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड गठित करने और इनके परिचालन को प्रभावी बनाना है। संसद में लगातार तीसरे दिन भी दोनों सदनों में सामान्य कामकाज नहीं हो सका और लोकसभा व राज्यसभा को पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े रहे, वहीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर बुधवार को भी हंगामा जारी रखा और सदन में तख्तियां लहराईं। लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार विपक्ष से सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सांसद अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्पीकर ने सदन में तख्तियां लाए जाने पर कड़ा ऐतराज भी जताया। ये सदन चर्चा नीतियां पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पे बात करो, मुद्दों पर बात करो। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तख्तियां लहराने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके निलंबन की भी मांग की। मुंबई जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। दोपहर 2 बजे भी सदन की कार्यवाही भारी शोर शराबे के बीच शुरू हुई और रक्षा राज्य मंत्री ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया।
इस विधेयक का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड्स गठित करने और इनके परिचालन को प्रभावी बनाना है। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया। भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरे देश का अपमान बताया। झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरव्यू करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तथ्य लेके आ रहे हैं। राज्यसभा में भी लगातार व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने अस्वीकार कर दिया। If in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in rapt attention. I would urge everyone to observe order and listen to. दोपहर 2 बजे भी राज्यसभा में कामकाज सुचारू नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही को गुरुवार तक स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे घमासान का प्रभाव संसद के बाहर राजधानी की सड़कों पर भी नजर आया। अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग तेज करते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। लेकिन इस मुहिम में भी विपक्षी एकता तार तार होती दिखी, क्योंकि मार्च में न तो तृणमूल कांग्रेस शामिल हुई और न ही राष्ट्रवादी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत प्रधानमंत्री मोदी से हटकर अब भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने पूछा कि 2016 में दिल्ली में जब एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लग रहा था, तब उन्होंने वहां जाकर इसका समर्थन किया, वो क्या था? मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो क्या था राहुल गांधी? हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है। वहीं अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग तेज करते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। विपक्षी नेता संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक मार्च करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक लिया। विपक्षी दलों ने ईडी को पत्र लिखकर अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच करने की मांग की। हम एक ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं ईडी तक। वो ईडी और सीबीआई किसी राजनीतिक दल की तो है नहीं, तो देश की जांच एजेंसी है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है। उनको हमारा ज्ञापन लेने में कोई, और ये 18 दलों के सभी सांसद, 18 दलों के सांसद, संपूर्ण देश का विपक्ष, सभी सांसद आप देख सकते हैं, ये हम चाह रहे थे। हालांकि इस मार्च में भी विपक्षी एकता की पोल खुलती दिखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस मार्च में शामिल नहीं हुई। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ये सब ध्यान हटाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उनके सांसदों को पता है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो गलत है। You are going outside the country
एंड क्वेश्चनिंग एंड ऑल्सो इंसल्टिंग। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। दैट्स व्हाई वी डिमांड वंस अगेन डिमांड अपॉलजी फ्रॉम दी मिस्टर राहुल गांधी एंड इट्स पार्टी। आम जनता भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, आप भी समझ रहे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ तो कुछ कीचड़ फेंको ऐसा प्रयास करते हैं लोग, मगर उनको नहीं मालूम कीचड़ से ही और कमल ज्यादा खुलेगा। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को ही तैयार नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में बुधवार को जमानत मिल गई। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन के मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी किए गए सम्मन को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी व आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई शुरू होने पर सभी आरोपियों ने कोर्ट में जज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने तीनों की याचिका मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों ने तोहफे में या कम दाम में जमीनें दी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। हाल के दिनों में इस मामले में लालू परिवार से पूछताछ हुई है। 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी, जहां उसने पूर्व सीएम से सवाल जवाब किए थे। इसके बाद सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर भी पहुंची थी। यहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की थी। पूछताछ के 3 दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार व करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसने छानबीन के दौरान कैश, सोना और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। बीजेपी इस मामले में लगातार लालू परिवार पर निशाना साध रही है। उन्होंने तो बहुत कोशिश की कांग्रेस से लेकर सभी लोगों की मदद लेने की, लेकिन बच नहीं पाए। तो इतने पुख्ता प्रमाण है कि 1 दर्जन लोगों को नौकरियां दी गई और उसके बदले में जमीन लिखवा ली गई। तो उसका जवाब दे कि आखिर में हृदयानंद चौधरी जो रेलवे का 4th ग्रेड का एम्प्लॉय था, उसे क्यों अपनी 60 लाख की जमीन हिमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट दे दिया। आखिर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना, केवल बोल देने से तो नहीं चलेगा कि फंसा दिया गया, बाकी कर दिया गया। इस मामले में बिहार की सियासत में भी हंगामा मचा है। जमानत मिलने से खुश आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा सत्र के बाहर मिठाइयां बांटी। इसी दौरान आरजेडी विधायकों और बीजेपी नेताओं के बीच घमासान भी हुआ। इस संघर्ष में बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिंह का कुर्ता फट गया। ये लड्डू मजाक करने के लिए लड्डू बांटने आए तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आप वापस ऐसा मत करिए। उसके बाद हमने भी कहा कि आप जाइए। इसी में भीड़ भाड़ में पीछे से हमको पूरा उम्मीद है कि धक्का देते हुए वही सदस्य हमारे कुर्ता को कहा कि आप ऐसे जाइए और कुर्ता का कोड़ा पकड़। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक दल ने बुधवार को राजभवन मार्च किया और सदन को अवैधानिक तरीके से संचालित करने के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष एक साजिश के तहत सदन को ठीक से संचालित नहीं कर रहा है। विरोधी दल के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जंगल राज अराजकता का वातावरण, गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। सदन के अंदर निरपेक्षता दिखाई पड़ रहा है आसन का। ये तमाम विषय को लेकर के हस्तक्षेप मांग की जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस समय इस घोटाले को लेकर गरमाई हुई है। बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में बीजेपी भी नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर हमलावर है। दिल्ली से विकास सारथी और राजेश राज के साथ पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों सहित आने वाले राज्यों के चुनाव के विषय में भी चर्चा हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इन दिनों पंजाब का अमृतसर शहर गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक तरफ शिक्षा कार्य समूह की बैठक जारी है तो उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में ही Y20 के तहत बैठक का आयोजन किया गया और इस एक दिवसीय बैठक में क्या कुछ रहा और क्या है अमृतसर में गतिविधियों का केंद्र, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कल भी एक चला रहे थे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक पंजाब के अमृतसर में शुरू हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। The IPCC has made it very clear that we have a limited time window to achieve our goals before it becomes irreversible. So, a single country cannot achieve these, goals in a very limited time based on its own resources. So it's very critical that all the countries come together to solve these global problems and share their resources. एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले दिन रिसर्च और इनोवेशन पर जोर रहा, खास करके इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि ग्लोबल या वैश्विक शिक्षा का एजेंडा ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके। यहाँ पर प्रदर्शनी में 90 से ज्यादा स्टॉल्स के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 16 से 17 मार्च तक स्थानीय संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुली रहेगी। G20 के तहत Y20 की एक दिन की बैठक अमृतसर शहर में हुई। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित काम के भविष्य इंडस्ट्री 4.0 नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर यूथ 20 की परामर्श बैठक हुई। तो यूथ है जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो। और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर सबका होना जरूरी है। उधर सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में बुधवार से 17 मार्च तक G20 के तहत तीसरे B20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ के पर्यटन, आतिथ्य और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को भी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। हमारा जितना भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी है और यहाँ का जो होटल्स है, यहाँ का जितना भी है टावर है, इसके लिए बहुत एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग ने उनको पूरा इनवाइट किया है। हमारे साथ जितना भी सिक्किम का एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है, होटलर्स है, जो ट्रैवलर्स, उनको सबको हम लोग ने बुलाया। G20 के तहत SAI-20 की बैठक बुधवार को गुवाहाटी में समाप्त हो गई। 3 दिनों की इस बैठक में उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमृतपाल के साथ मेघना देव, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली में आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा, जागरूकता और समाधान की दिशा में और काम करना चाहिए। उद्योग जगत हो, सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग विशेष करके, और चाहे सरकारी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, हर एक को मिलके इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाना है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। और उस दिशा में मुझे लगता है
उपभोक्ता का जो रोल है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। द कंज्यूमर इज एट द सेंटर, एट द कोर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज, ऑफ ऑल आवर वर्क। और सदियों से भारतीय हस्तशिल्प दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हुई और कारीगरों की पीढ़ियों के माध्यम से संरक्षित और ये संरक्षित की जाती रही। भारत के हस्तशिल्प विविध कच्चे माल और डिजाइन के ढेरों रचनात्मक उत्पाद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हस्तकला के विकास और प्रचार के लिए 55वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2023 संस्करण का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया। 5 दिवसीय मेले में 3000 से अधिक निर्माताओं और निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हुए। G20 समिट के आयोजन के हम होस्ट हैं और पूरी दुनिया की नज़र जब हमारे ऊपर है और जहां प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन फ्यूचर, और हम लोग को एक साथ लेके आगे चलना है एक परिवार की तरह। लीडरशिप में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न बहुत अच्छे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी प्रोग्राम हुए तो इसमें सबसे ज्यादा जब महिला जो राष्ट्र की सशक्त होगी वो पूरे परिवार के साथ में उनको आगे लेके जाएगी। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है जिस प्रकार से यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स को अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने का जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ रियली अपलॉडेबल। लोग, हुनर तो होता है, लोगों के अंदर अच्छा डिज़ाइन बना के लाए, अच्छा प्रोडक्ट लाए, लेकिन उसके लिए अगर प्रॉपर मार्केट नहीं है। अब की भारत सरकार ने भी यूनिटी माल का कॉन्सेप्ट दिया है। भारत सरकार यूनिटी माल बनवाएगी, उसने बजट में प्रोविजन किया है। तो ये अपने आप में जो डिस्प्ले करने का एक बहुत अच्छा यहाँ पर माध्यम है। देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में विकास की राह खुलने जा रही है। केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सरकार 4800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। प्रोग्राम के तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गांवों के विकास के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी इको एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और मिथिला कला, संस्कृति और जीवन शैली को दिखाने वाले कलाकार उमेद शाह की एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मिथिला कला भारत और नेपाल के बीच एक साझा विरासत है जो मुख्यतया नेपाल के जनकपुर और भारत के मधुबनी में गांवों की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। और हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। क्रांति की आंधी चल पड़ी है। अब अंबाला करनाल से निकला एक भी अंग्रेज दिल्ली की ओर ना बढ़ने पाए। मैं लड़ना चाहूँ इन कोरों से। सब मरेंगे, सारे गांव वाले मरेंगे। वो तुम्हें चाहे ना तो तुम्हें आवेगा। उद्यमी राम की जय। हमने हमारा 35 लोग मारा, अब हम तुमको 35 दिन तक न जीने देगा न मरने देगा। जय मातृभूमि। हमारा गौरव, हमारी शान, हमारे पर्व, ऐसे नायाब रत्न जिनसे रोशन है देश का कण-कण। जनसाधारण जिनके असाधारण कार्यों को मिल रही है पहचान। देखिए डीडी न्यूज पर यह विशेष श्रृंखला हमारे पर्व। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान पर संसद में लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा घमासान। राहुल की माफी पर अड़ा सत्ता पक्ष, कांग्रेस का साफ इनकार। विपक्ष ने किया हिंडनबर्ग मुद्दे पर हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों की ओर से सदन में तख्तियां लाए जाने पर अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। लोकसभा में हंगामे के बीच पेश हुआ अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023। सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड गठित करने और इसके परिचालन को प्रभावी बनाना है विधेयक का मकसद। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली राहत। 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। बिहार विधानसभा में हंगामा। लड्डू बांट रहे आरजेडी नेताओं की बीजेपी विधायकों से हुई भिड़ंत।
अमृतसर में शुरू हुई G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर हो रहा है मंथन। प्रतिनिधियों के बीच शोध में सहयोग पर बनी सहमति। अमृतसर में Y20 की भी बैठक। गुवाहाटी में Sci20 की बैठक का हुआ समापन। लाहौर में भारी हिंसा के बाद कोर्ट के दखल पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौरी राहत। अदालत ने पुलिसिया कार्रवाई पर लगाई रोक। गुरुवार सुबह 10 बजे होगी फिर सुनवाई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। भारत की मेजबानी में दिल्ली में हुई महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत। 74 देश की 350 से ज्यादा मुक्केबाज ले रही हैं हिस्सा। भारत की 12 भारतीय मुक्केबाज स्पर्धा में शामिल। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग और विपक्ष के कई मुद्दों पर हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि शोर शराबे के बावजूद लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने अंतर सेवा संगठन, कमांड, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड गठित करने और इनके परिचालन को प्रभावी बनाना है। संसद में लगातार तीसरे दिन भी दोनों सदनों में सामान्य कामकाज नहीं हो सका और लोकसभा व राज्यसभा को पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े रहे, वहीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर बुधवार को भी हंगामा जारी रखा और सदन में तख्तियां लहराईं। लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार विपक्ष से सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सांसद अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्पीकर ने सदन में तख्तियां लाए जाने पर कड़ा ऐतराज भी जताया। ये सदन चर्चा, नीतियां, पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पे बात करो, मुद्दों पर बात करो। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है और उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तख्तियां लहराने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके निलंबन की भी मांग की। जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है उनको सस्पेंड किया जाए। दोपहर 2 बजे भी सदन की कार्यवाही भारी शोर शराबे के बीच शुरू हुई और रक्षा राज्य मंत्री ने अंतर सेवा संगठन, कमांड, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के साथ ही थिएटर कमांड्स गठित करने और इनके परिचालन को प्रभावी बनाना है। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया। भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरे देश का अपमान बताया। झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है। सर इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तख्तियां लेके आ रहे हैं। राज्यसभा में भी लगातार व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने अस्वीकार कर दिया। If in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in rapt attention. I would urge everyone to observe order and listen to.
दोपहर 2 बजे भी राज्यसभा में कामकाज सुचारू नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही को गुरुवार तक स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे घमासान का प्रभाव संसद के बाहर राजधानी की सड़कों पर भी नजर आया। अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग तेज करते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। लेकिन इस मुहिम में भी विपक्षी एकता तार तार होती दिखी, क्योंकि मार्च में न तो तृणमूल कांग्रेस शामिल हुई और न ही राष्ट्रवादी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर है राहुल गांधी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत प्रधानमंत्री मोदी से हटकर अब भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने पूछा कि 2016 में दिल्ली में जब एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लग रहा था, तब उन्होंने वहां जाकर इसका समर्थन किया, वो क्या था? मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो क्या था राहुल गांधी? हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है। वहीं अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग तेज करते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। विपक्षी नेता संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक मार्च करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक लिया। विपक्षी दलों ने ईडी को पत्र लिखकर अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच करने की मांग की। हम एक ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं ईडी तक। वो ईडी और सीबीआई किसी राजनीतिक दल की तो है नहीं, तो देश की जांच एजेंसी है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उनको हमारा ज्ञापन लेने में कोई। और ये 18 दलों के सभी सांसद, 18 दलों के सांसद, संपूर्ण देश का विपक्ष, सभी सांसद आप देख सकते हैं, ये हम चाह रहे थे। हालांकि इस मार्च में भी विपक्षी एकता की पोल खुलती दिखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस मार्च में शामिल नहीं हुई। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ये सब ध्यान हटाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उनके सांसदों को पता है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो गलत है। You are going outside the country and questioning and also insulting. विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। That's why we demand once again apology from the Mr. राहुल गांधी and its party. आम जनता भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, आप भी समझ रहे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ तो कुछ कीचड़ फेंको ऐसा प्रयास करते हैं लोग, मगर उनको नहीं मालूम कीचड़ से ही और कमल ज्यादा खुलेगा। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को ही तैयार नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में बुधवार को जमानत मिल गई। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन के मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी किए गए सम्मन को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी
और बेटी व आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई शुरू होने पर सभी आरोपियों ने कोर्ट में जज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने तीनों की याचिका मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों ने तोहफे में या कम दाम में जमीनें दी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। हाल के दिनों में इस मामले में लालू परिवार से पूछताछ हुई है। 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी, जहां उसने पूर्व सीएम से सवाल जवाब किए थे। इसके बाद सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर भी पहुंची थी। यहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की थी। पूछताछ के 3 दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार व करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसने छानबीन के दौरान कैश, सोना और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। बीजेपी इस मामले में लगातार लालू परिवार पर निशाना साध रही है। उन्होंने तो बहुत कोशिश की कांग्रेस से लेकर सभी लोगों की मदद लेने की, लेकिन बच नहीं पाए। तो इतने पुख्ता प्रमाण है कि 1 दर्जन लोगों को नौकरियां दी गई और उसके बदले में जमीन लिखवा ली गई। तो उसका जवाब दे कि आखिर में हृदयानंद चौधरी जो रेलवे का 4th ग्रेड का एम्प्लॉय था, उसने क्यों अपनी 60 लाख की जमीन हिमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट दे दिया। आखिर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना, केवल बोल देने से तो नहीं चलेगा कि फंसा दिया गया, बाकी कर दिया गया। इस मामले में बिहार की सियासत में भी हंगामा मचा है। जमानत मिलने से खुश आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा सत्र के बाहर मिठाइयां बांटी। इसी दौरान आरजेडी विधायकों और बीजेपी नेताओं के बीच घमासान भी हुआ। इस संघर्ष में बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिंह का कुर्ता फट गया। ये लड्डू मजाक करने के लिए लड्डू बांटने आए तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आप वापस जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद हमने भी कहा कि आप जाइए। इसी में भीड़ भाड़ में पीछे से हमको पूरा उम्मीद है कि धक्का देते हुए वही सदस्य हमारे कुर्ता को कहा कि आप ऐसे जाइए और कुर्ता का कोड़ा पकड़। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक दल ने बुधवार को राजभवन मार्च किया और सदन को अवैधानिक तरीके से संचालित करने के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष एक साजिश के तहत सदन को ठीक से संचालित नहीं कर रहा है। विरोधी दल के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जंगल राज अराजकता का वातावरण गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। सदन के अंदर दिखाई पड़ रहा है आशंका। ये तमाम विषय को लेकर के कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस समय इस घोटाले को लेकर गरमाई हुई है। बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में बीजेपी भी नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर हमलावर है। दिल्ली से विकास सारथी और राजेश राज के साथ पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों सहित आने वाले राज्यों के चुनाव के विषय में भी चर्चा हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इन दिनों पंजाब का अमृतसर शहर गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक तरफ शिक्षा कार्य समूह की बैठक जारी है तो उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में ही Y20 के तहत बैठक का आयोजन किया गया और इस 1 दिवसीय बैठक में क्या कुछ रहा और क्या है अमृतसर में गतिविधियों का केंद्र, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कल भी एक कला रहे थे।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक पंजाब के अमृतसर में शुरू हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। The IPCC has made it very clear that we have a limited time window to achieve our goals before it becomes irreversible. So, a single country cannot achieve these, goals in a very limited time based on its own resources. So, it's very critical that all the countries come together to solve these global problems and share their resources. एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पहले दिन रिसर्च और इनोवेशन पर जोर रहा, खास करके इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि ग्लोबल या वैश्विक शिक्षा का एजेंडा ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके। यहाँ पर प्रदर्शनी में 90 से ज्यादा स्टॉल्स के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 16 से 17 मार्च तक स्थानीय संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुली रहेगी। G20 के तहत Y20 की एक दिन की बैठक अमृतसर शहर में हुई। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित काम के भविष्य इंडस्ट्री 4.0 नवाचार और 21वीं सदी के कौशल विषय पर यूथ 20 की परामर्श बैठक हुई। तो यूथ है जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो। और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर सबका होना जरूरी है। उधर सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में बुधवार से 17 मार्च तक G20 के तहत तीसरे B20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ के पर्यटन, आतिथ्य और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को भी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। हमारा जितना भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी है और यहाँ का जो होटल्स है, यहाँ का जितना भी है टावर है, इसके लिए बहुत एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग ने उनको पूरा इनवाइट किया है। हमारे साथ जितना भी सिक्किम का एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है, होटलर्स है, जो ट्रैवलर्स, उनको सबको हम लोग ने बुलाया। G20 के तहत SAI-20 की बैठक बुधवार को गुवाहाटी में समाप्त हो गई। 3 दिनों की इस बैठक में उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमृतपाल के साथ मेघना देव, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली में आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा, जागरूकता और समाधान की दिशा में और काम करना चाहिए। उद्योग जगत हो, सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग विशेष करके, और चाहे सरकारी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, हर एक को मिलके इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाना है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। और उस दिशा में मुझे लगता है उपभोक्ता का जो रोल है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। द कंज्यूमर इज एट द सेंटर, एट द कोर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज, ऑफ ऑल आवर वर्क। और सदियों से भारतीय हस्तशिल्प दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हुई और कारीगरों की पीढ़ियों के माध्यम से संरक्षित और ये संरक्षित की जाती रही। भारत के हस्तशिल्प विविध कच्चे माल और डिजाइन के ढेरों रचनात्मक उत्पाद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हस्तकला के विकास और प्रचार के लिए 55वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2023 संस्करण का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया। 5 दिवसीय मेले में 3000 से अधिक निर्माताओं और निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हुए। G20 समिट के आयोजन के हम होस्ट हैं और पूरी दुनिया की नजर जब हमारे ऊपर है और
जहां प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन फ्यूचर, और हम लोग को एक साथ लेके आगे चलना है एक परिवार की तरह। लीडरशिप में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न बहुत अच्छे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी प्रोग्राम हुए, तो इसमें सबसे ज्यादा जब महिला जो राष्ट्र की सशक्त होगी तो वो पूरे परिवार के साथ में उनको आगे लेके जाएगी। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है जिस प्रकार से यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स को अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने का जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ रियली अपलॉडेबल। लोग हुनर तो होता है, लोगों के अंदर अच्छा डिज़ाइन बना के लाए, अच्छा प्रोडक्ट लाए, लेकिन उसके लिए अगर प्रॉपर मार्केट नहीं है। अब की भारत सरकार ने भी यूनिटी माल का कॉन्सेप्ट दिया है। भारत सरकार यूनिटी माल बनवाएगी, उसने बजट में प्रोविजन किया है। तो ये अपने आप में जो डिस्प्ले करने का एक बहुत अच्छा यहाँ पर माध्यम है। देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में विकास की राह खुलने जा रही है। केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सरकार 4,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। प्रोग्राम के तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गांवों के विकास के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका और गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी इको एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और मिथिला कला, संस्कृति और जीवन शैली को दिखाने वाले कलाकार उमेद शाह की एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मिथिला कला भारत और नेपाल के बीच एक साझा विरासत है, जो मुख्यतया नेपाल के जनकपुर और भारत के मधुबनी में गांवों की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। और हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।